अगर आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है और आप बहुत लंबे वक्त से उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आपको उस इलाज से फ़र्क नहीं हो रहा है या उस दवाइयों के सेवन से आपको हेल्थ की कुछ और नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी शायद आपको जानकारी अभी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम उन सभी कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपको लंबे इलाज के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिसका अगर आपने ध्यान रखा तो मेरा दावा है आपको इलाज से न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आपकी सारी दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलाज से फ़ायदा न होने की वजह नंबर 1, हो सकता है अभी तक आपका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाया। अक्सर हम किसी जनरल फिजिशियन से अपना चेकअप करवाते हैं, लेकिन अगर आपको हल्का बुखार या कोई हल्की छोटी मोटी चोट लगी है तब तो ठीक है, आप एक जनरल फिजिशियन से चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़, कार्डियक इश्यूज़, हाइपरटेंशन, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कोई गंभीर समस्या है, तब आपको सिर्फ किसी विशेषज्ञ या किसी कंसल्टेंट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए किसी भी फिजिशियन से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। जिन्होंने कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक कोर्स किया होगा, उनके पास एक ही बीमारी के तरह तरह के अलग अलग स्टेज वाले ढेर सारे पेशेंट्स रोजाना आते हैं, जिससे उनके पास उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए किसी भी फिजिशियन से ज़्यादा अनुभव होता है। प्रॉपर डायग्नोसिस न होने की एक और वजह हो सकती है, आपने डॉक्टर तो सही चुना है लेकिन आपने अपने सारे सिम्टम्स डॉक्टर के सामने नहीं रखे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर बीमारी की रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाया। एक वजह यह भी हो सकती है कि डॉक्टर ने आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ जांच करवाने के लिए कहा हो और आपने या तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाए या फिर करवाए भी हैं तो ऐसे सेंटर से इन्वेस्टिगेशन करवाया है जिसकी रिपोर्ट रिलायबल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ NABL से सर्टिफाइड लैब से ही आपको जांच करवाना चाहिए। हमेशा ऐसे डॉक्टर को चुनिए जो जल्दबाजी में इलाज नहीं करता हो, जो अपने हर पेशेंट को पूरा वक्त देगा, जो आपसे ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे, बीमारी की रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करें। डॉक्टर अगर आपको वक्त नहीं देगा तो वह भगवान तो है नहीं कि उसने सिर्फ आपकी आंखों में देखा और उसे आपके बारे में सब कुछ पता लग गया। एक अच्छा डॉक्टर न सिर्फ आपसे ढेर सारा सवाल पूछता है बल्कि आपके परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में भी वो बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपकी बीमारी की रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो आपकी साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है कि आप उस बीमारी से कितने परेशान हैं। बहुत सी बीमारियां जेनेटिक होती हैं या एक से दूसरे में स्प्रेड होती हैं। कुछ बीमारियां आपके लाइफस्टाइल की वजह से खराब होती हैं। जो डॉक्टर आपको वक्त नहीं देगा वो आपके लाइफस्टाइल के बारे में या आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेगा, और बिना इंफॉर्मेशन के वो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यह ध्यान रखिए कि करीब 23 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सभी रीजंस के लिए ट्रीटमेंट एक जैसा तो नहीं हो सकता। एक विशेषज्ञ ही यह समझ सकेगा कि आपको डायबिटीज़ किस वजह से हुई है और उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देगा। इसलिए अगर आपको इलाज से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो देखिए कि क्या आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर आपको जितनी भी दवाइयाँ लिख कर देता है वो सारी दवाइयाँ आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग अपने मन से ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि फला दवाई ज़्यादा काम की है या फला दवाई ज़्यादा काम की नहीं है, उसे बंद कर दो। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप जो दवाई ले रहे हैं आपको उस दवाई की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो दवा दी जा रही है वो दवा आपको क्यों दी गई है, उस दवाई से आपको एग्जैक्टली क्या आपके शरीर पर असर होगा, उस दवा से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। जब तक आपको ये सारी जानकारी नहीं होगी उस दवा पर आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा जितना जानकारी होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। भरोसा ही आपके विल पावर को बढ़ाएगा। तो अगली बार जब भी आप किसी दवा का सेवन करें तो गूगल या 1mg की वेबसाइट पर जाकर उस दवा के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे पूरा पढ़िए और
अपनी दवा, उसके होने वाले फ़ायदे, नुकसान और उसके परहेज संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको प्रिस्क्राइब की हुई दवा किसी रिलायबल मेडिकल स्टोर से ही खरीदना चाहिए। बहुत सी दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की हो सकती हैं या नकली हो सकती हैं, जिससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा या आपको नुकसान भी हो सकता है। दवाई जेनेरिक हो या एथिकल, लेकिन आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि दवाई बनाने वाली जो कंपनी है, उसके जो मैन्युफैक्चरर है, वो रेपुटेड हो। लोकल ब्रांड या बी ग्रेड की कंपनियों की दवाइयों का इस्तेमाल आप कभी नहीं करें। वो सस्ती ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर रेपुटेड है तो वो उस दवा के स्पेसिफिकेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए उस दवाई का निर्माण करेगा। दवाई खरीदने के बाद दवाई को अपने डॉक्टर को जरूर दिखाने जाएं। बहुत सी दवाइयों के नाम मिलते जुलते होते हैं या उनकी कॉम्बिनेशन आपको प्रिस्क्राइब की हुई कॉम्बिनेशन से डिफरेंट हो सकती है। कंपनी रिपोर्टेड है या नहीं, उस दवा की एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल चुकी है। अगर आप अपने डॉक्टर को वापस दवा दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर चेक करता है। आपको प्रिस्क्राइब की हुई दवा को लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हर दवाई को पानी से या हर दवाई को दूध से नहीं लिया जाता। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिन दवाइयों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है या कैल्शियम होता है, सिर्फ उन दवाइयों को दूध के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि जिन दवाइयों की तासीर गर्म होती है, सिर्फ उन्हें दूध से लिया जाता है। तो भविष्य में जब भी आपको दवाई लेना हो तो उसे लेने का तरीका अपने डॉक्टर से या जिस मेडिकल स्टोर से आपने दवा खरीदी है उससे आपको जान लेना चाहिए। हो सकता है आपको एक से ज़्यादा दवाइयाँ लेने के लिए कहा गया है। ये समझना चाहिए कि सभी दवाइयाँ एक साथ लेना है या उन्हें अलग अलग वक्त पर लेना है। दवाई लेने का वक्त जो है वो बहुत मायने रखता है। दवाइयाँ अक्सर डोज में दी जाती है। अगर आपको कोई दवा दिन में 3 बार लेने के लिए कहा गया है तो इसका ये मतलब है कि उस दवाई का असर 8 घंटे या रहता है, तो उस दवाई को आपको बराबर 8 घंटे के दौरान आपको ले लेना चाहिए। अगर आपने पहला डोज बराबर 8 घंटे में लिया है, लेकिन दूसरा डोज अगर आप 10 घंटे में लेते हैं और तीसरा डोज या 6 या 12 घंटे में अगर आप लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहले डोज का असर खत्म होते ही आपको अगला डोज ले लेना चाहिए। तो दवाइयों को लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लेना चाहिए। बीमारी जड़ से तभी खत्म होगी जब आप उसे दूर करने के लिए डोज को टाइम से लेते रहें। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको डॉक्टर ने इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन 2 तरह के होते हैं। एक रैपिड एक्टिंग होता है, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग होता है। इनको लेने के तरीके और इनको लेने का वक्त दोनों अलग अलग होते हैं। कौन सा इंसुलिन आपको क्यों दिया जा रहा है और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसकी जानकारी आपको अगर होगी तो आपको उस इंसुलिन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और आप उसे लेने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे। वैसे कौन सा इंसुलिन कब और कैसे लेना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन लेने में अक्सर लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इंसुलिन शरीर में कहाँ पर लगाया जाना है, किस तरह से लगाया जाना है और वो कब कब लगाना चाहिए। तो बहुत सारी इंसुलिन से संबंधित जानकारी आपको उस वीडियो से मिल सकती है। कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप किसी दवाई का सेवन करते हैं तब आपको उस दवाई के साथ शरीर को आराम देना चाहिए या शरीर से काम लेना चाहिए, ये ज़रूर अपने डॉक्टर से समझ लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ शरीर की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ आपके शरीर को सुस्त बना देती हैं। कुछ दवाइयाँ लेने के बाद आपको थोड़ी सी नींद की झपकी भी आ सकती है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसी दवाइयों का सेवन करने के बाद आप ड्राइविंग ना करें या किसी मशीन को ऑपरेट ना करें। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कौन सी दवा आपको खाना खाने से पहले लेनी है और कौन सी दवा आपको खाना खाने के बाद लेनी है। कुछ दवाइयाँ खाली पेट ही ली जाती हैं और कुछ खाली पेट ले लेने से आपको एसिडिटी हो सकती है, और अगर आप इसमें भी गलती करते हैं तो दवाइयों का सही असर या सही फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कुछ दवाइयों के सेवन करने का परहेज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी दवाई के साथ ऐसा है तो परहेज नहीं करने पर उल्टा असर भी हो सकता है या उस दवा का असर नहीं भी हो सकता है।
कुछ दवाइयों के साथ फूड सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने फूड सप्लीमेंट नहीं दिए तो वो दवा आपको असर नहीं करेगी। मेरे एक क्लाइंट की पत्नी का हीमोग्लोबिन 7.5 था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नी घरेलू उपाय करने में ही विश्वास रखती थी। कुछ महीनों बाद जब वो व्यक्ति मुझे फिर से मिला तो मैंने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछा। तो उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी महीनों से पालक का जूस पी रही है, लेकिन उसके बावजूद उसे हीमोग्लोबिन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या आप पालक के जूस में नींबू डालते हो? उसने मना कर दिया। तब मैंने उसे समझाया कि जब तक आयरन के साथ विटामिन सी नहीं दिया जाएगा, आपकी बॉडी को आयरन या हीमोग्लोबिन का आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि धीरे धीरे इसे लेकिन उसकी पत्नी का हीमोग्लोबिन अब बढ़ रहा है। तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपकी दवाइयों के साथ किसी विशेष फूड का या फूड सप्लीमेंट का देना जरूरी तो नहीं है। तो ये समझिए कि आपकी दवाइयाँ अगर किसी विशेष टाइप के फूड की डिमांड करती हैं तो आपको वो फूड देना ही होगा। दवाई कितने दिन लेना है ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोग अपने मन से दवाई लेना बंद कर देते हैं और कुछ लोग अपने मन से बहुत लंबे समय तक वही दवाई लेते रहते हैं। जब जब उन्हें इशू बढ़ता हुआ दिखता है तब तब डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय वो पुरानी चिट्ठी उठाकर किसी मेडिकल स्टोर से वही दवाइयाँ खरीद कर और उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत है। ऐसा करना आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। जब भी आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो तो डॉक्टर आपको जरूर बताता है कि रिव्यू करने के लिए आपको वापस कब आना है। डॉक्टर आपको कुछ दिन की दवाइयाँ देकर यह समझने की कोशिश करता है कि उसने जो दवाइयाँ या जो ट्रीटमेंट आपको दिया है, आपकी बॉडी उन दवाइयों पर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। कुछ दिनों के बाद उसे समझ में आता है कि उसने आपको जो ट्रीटमेंट दिया है उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो वो उसी के हिसाब से आपको रिव्यू के लिए बुलाता है। रिव्यू के बाद या तो डॉक्टर आपका डोज बदल देता है या दवाई ही बदल देता है या फिर कुछ दवाइयाँ बंद कर देता है। अगर सही वक्त पर रिव्यू नहीं हो रहा है तो भी आपको आपके इलाज से फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत मैटर करता है कि आपको दवा कितने दिन लेना है। उसके पहले दवाइयाँ बंद करने का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको फर्क पड़ गया है तब भी आपको दवाइयाँ बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर हमेशा इलाज खत्म होने के बाद उस बीमारी से शरीर को जो भी नुकसान हुआ, जो डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए आपको कुछ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। इलाज हो जाने पर दवा को कैसे बंद किया जाए? हम सभी ये गलती ज़रूर करते हैं कि किसी भी दवा को जब बंद करना हो तो हम अचानक बंद कर देते हैं, जबकि उस दवा को हमें ग्रेजुअली बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए या ग्रेजुअली ही बढ़ाना चाहिए। अगर आपने अपने ट्रीटमेंट के बाद बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रयास नहीं किए तो वो जो बीमारी इलाज से ठीक हुई थी वो बीमारी फिर से आपको पकड़ सकती है और ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि मुझे इलाज का फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे ये बीमारी बार बार हो जाती है। तो जब भी आपका इलाज खत्म हो, अपने डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी के बाद के लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन ले लेना चाहिए। इलाज के दौरान और इलाज खत्म होने के बाद दोनों ही स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से डाइट प्लान लिखवा लेना चाहिए, जिससे वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि उस पर्टिकुलर बीमारी में या उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आपको किस तरह का फूड इंटेक होना चाहिए। कुछ दवाइयों के साथ अल्कोहल, टोबैको या धूम्रपान का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको दवाइयों का फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग इलाज होने पर धूम्रपान या शराब का सेवन छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही दवाइयाँ बंद होती हैं या फ़ायदा होते दिखा वो फिर से शुरू हो जाता है। धूम्रपान का सेवन करने से बॉडी में ढेर सारे टॉक्सिन्स प्रवेश कर जाते हैं, जिनका आपके दवाइयों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। शरीर में अगर टॉक्सिन्स होंगे तो दवाइयों का असर नहीं होगा। जब आप किसी दवा का डोज मिस करते हैं तब आपको क्या करना चाहिए? इस पॉइंट को अपने डॉक्टर से ज़रूर समझ लेना चाहिए। मेरे क्लाइंट ने ऐसा ही किया था। उसे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी, जिसमें से एक दवा सिर्फ रात को लेना थी। वो जब रात को दवा लेना भूल जाता, उसके दूसरे दिन उसी दवा को सुबह के समय ले लेता, फिर दिन भर शिकायत करता कि मुझे थकान सी रहती है, चक्कर आते हैं और नींद सी आती है, समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है, शायद मेरा ट्रीटमेंट गलत हो गया। कुछ लोग इससे भी बड़ी गलती करते हैं। वो लोग अगर डोज मिस करते हैं तो अगले डोज को डबल कर देते हैं। अगर आपको दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, इस पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इस बारे में चिंतन करना चाहिए
बैठे रहने से या वही दवाइयाँ लेते रहने से या उस दवा को बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। कब आपको क्या सिम्टम्स थे, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, उसने आपको क्या प्रिस्क्राइब किया, आप कब कब दवाई लेते थे, उस दवाई का आप पर असर क्या हुआ, आपका बीपी, आपकी शुगर, आपका फीवर, आपकी हार्ट बीट और आपकी पल्स रेट, इन सभी का रिकॉर्ड आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और हेल्थ के सभी डाटास की एक फाइल जरूर बनानी चाहिए। जब आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और अगर आपके पास पुराने रिकॉर्ड्स नहीं हैं, तब वो डॉक्टर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आप अपने डॉक्टर पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक आपको अपने डॉक्टर पर भरोसा नहीं होगा, आपको इलाज का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर फ़ायदा होगा भी तो आपको महसूस नहीं होगा, तो आपको फील गुड नहीं आएगा। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी गंभीर बीमारियों में एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, चाहे आपको फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो। मैंने देखा एक सज्जन जिन्हें थायराइड की समस्या थी, उन्हें डॉक्टर ने T3, T4, TSH के अकॉर्डिंग थायरॉक्स 100 mg की टैबलेट लिखी। वो जनाब 3 साल तक लगातार थायरॉक्स 100 mg की टैबलेट लेते रहे। उन्होंने बीच में कभी भी अपना थायराइड की जांच नहीं कराई और ना ही किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका थायराइड का लेवल क्या है, कम हुआ, नहीं हुआ या वैसा ही है। बस वो अपनी 100 mg की गोलियां लेते रहे। ऐसा करना उनके लिए कितना घातक हो सकता है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा। ऐसा ही डायबिटीज़ के केसेस में भी होता है। लोग ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाने के बाद भी दवाइयाँ और इंसुलिन का सेम डोज लेते रहते हैं। ये सोचना चाहिए कि दवाइयाँ लेने से आपका शुगर लेवल कम भी होगा और नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल हो जाने की सिचुएशन में अगर आप सेम डोज लेते रहेंगे तो फिर दोबारा जब आपका शुगर लेवल बढ़ेगी या कम होगी तो वो जो सेम डोज आपके लिए काम नहीं करेगा, फिर डॉक्टर को उस डोज को बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इतने सालों से मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ लेकिन मुझे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप जिस पल ये जान जाते हैं कि आपकी बीमारी की एक्चुअल वजह क्या है, आपका आधा इलाज उसी वक्त हो चुका होता है। कोई भी बीमारी बेवजह नहीं होती। कुछ बीमारियां माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं, जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हो सकता है आप किसी गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं या किसी ज़रूरी चीज़ का आपने लंबे समय से सेवन नहीं किया, या कभी कभी आपको बीमारी सिर्फ आपकी बैड हैबिट्स की वजह से हो सकती है या कभी आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको बीमारी हो सकती है। कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं और उनका लिवर डैमेज हो जाता है। जब तक वो दवाइयाँ लेते हैं तब तक शराब छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही लिवर में थोड़ा भी फायदा हुआ वो फिर से शराब का सेवन शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, उसके बाद वो उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन खाना खाने का एक रेगुलर टाइम शेड्यूल नहीं बनाते। स्ट्रीट फूड वाली चीज़ें या जंक फूड वाली चीज़ें खाना बंद नहीं करते और सारी ज़िंदगी ये शिकायत करते रहते हैं कि मुझे एसिडिटी है या मुझे ये बीमारियाँ हैं, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। हाइपरटेंशन वाले भी सारी ज़िंदगी बीपी के टैबलेट्स खाते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, वक्त पर सोएंगे नहीं, वक्त पर उठेंगे नहीं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेस पर काम नहीं करते और उनकी ज़िंदगी भर शिकायत रहती है कि मैं इतने सालों से बीपी की, हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहा हूँ लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी बीमारी की वजह क्या है, आप प्रॉपर डाइट करना शुरू कर देंगे, गलत आदतों को बंद कर देंगे, अच्छे लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। अगर ऐसा हो गया तो आपको आपकी बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय से जो इलाज करवा रहे हैं वो इलाज अब बंद हो जाना चाहिए और उस इलाज से आपको निजात मिल जाना चाहिए, तो इसी वक्त कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी बीमारी और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको वो बीमारी क्यों हुई, उसकी क्या वजह है और उस बीमारी से अगर आपको निजात पानी है तो उसके लिए आप क्या करना होगा जिससे आपका जीवन सामान्य हो जाए। अगर आपने मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो किया तो 45 दिन में आपको उस बीमारी से ही फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरी आने वाली सीरीज़ डायबिटीज़ और हम को जरूर देखिएगा और उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज़, पीसीओडी, पीसीएस या स्ट्रेस या डिप्रेशन, इनमें से अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
आप जब भी किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आपके काम का एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इस पैंडेमिक में मास्क लगाना न भूलें, दूरियां बनाए रखें, अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। घर में सभी महिलाओं से उनके स्वास्थ्य के बारे में जरूर बात करते रहिए, क्योंकि वो जल्दी किसी से अपने स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करती हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।